राजेंद्र सोलंकी। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद के बीच अब वार पलटवार की धार तेज हो गई है। हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान दे रही है। पीएम मोदी ने बजट में चुनावी फायदे गिनाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रवाद का मुद्दा मुखर होकर उठाया। अखिलेश यादव ने गर्मी वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दी तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से करारा हमला किया। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर चुन चुनकर हमले किए तो सिद्धू ने कैप्टन पर शब्द बाण छोड़े। इस बीच किसे कहां से टिकट मिला और किसका पत्ता कटा, ये सब दिखाएंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है इलेक्शन एक्सप्रेस। हर किसी की जुबान पर यही था कि इसमें चुनाव के लिहाज से क्या है। ऐसे में पीएम मोदी खुद मैदान में आए और कार्यकर्ताओं को समझाए कि सरकार के बजट में गरीब और युवाओं पर फोकस है, भविष्य के भारत के निर्माण की रूपरेखा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह अतरौली में गरजे और उन्होंने धारा 370 से लेकर आतंकवाद तक का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार भी देखने लायक रहा। यूपी के सत्ता संग्राम पर पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी के सत्ता संग्राम से पहले आए बजट पर सभी की नजर थी कि इसमें लोक लुभावन क्या होगा। पीएम मोदी अब लोगों को समझाने में जुट गए हैं कि बजट से कैसे उनका भविष्य बदलने वाला है। इसके लिए उन्होंने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था प्रोग्राम के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में नदियों को जोड़ने के प्रावधान पर बोलते हुए खास तौर से केन और बेतवा नदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केन और बेतवा नदी के जोड़े जाने से बुंदेलखंड में पानी का इंतजाम होगा और वहां के युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं। जिस खाजुराहो की चर्चा करते हैं, मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूं। वहां की तस्वीर बदलने वाली। पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। केंद्रीय बजट में गरीबों को 80 लाख घर देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले इन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन अब गरीब के जनधन खाते खुले हैं और घर बनने से गरीब लखपति हुआ है। एक छोटा सा प्रयास, जनधन अकाउंट। गरीब को जब जनधन अकाउंट मिला ना, उसका स्वाभिमान जग गया और लाखों करोड़ रुपए की बचत में गरीब भी आगे आया है। अगर एक जनधन अकाउंट उसकी जिंदगी बदल सकता है तो गरीब को जब छत मिले, गरीब को जब घर मिले, तब उसका जीवन कितना बदल जाता है, इसका हम देख करके बता सकते हैं। जो भी उन परिवारों को देखेगा उसका विश्वास बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, सरकार जो घर बनाकर इन्हें देती है, वो घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना देती है। मैं जब छोटा था, लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। लखपति यानी कितनी बड़ी दुनिया है। एक और नरेंद्र मोदी गरीबों को बुंदेलखंड में बजट के होने वाले फायदे गिना रहे थे, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री और दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह के गढ़ रहे अतरौली में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 का मुद्दा उठाया। धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक ये विरोध करते थे। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था
खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अतरौली में अमित शाह पूरे रंग में नजर आए। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि कैसे अब सेना सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के द्वारा आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करती है। सोनिया मनमोहन की सरकार की 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जवालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर, माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं था कि ये सरकार बदल गई है। उन्होंने उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ना ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार थी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। यूपी चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के रालोद से गठबंधन किया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रचार का माध्यम बनाया है। शामली में की गई ऐसी ही पीसी में अखिलेश ने कहा कि यह डर का चुनाव है, हम आएंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधार देंगे। उम्मीद और डर का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आने वाले समय में भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, पहले तय था कि हर 8 किलोमीटर पे एक गाड़ी होगी या 12 किलोमीटर के बीच में गाड़ी होगी। अगर कानून व्यवस्था को और ठोस कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगर गाड़ियों को बढ़ाना भी पड़ेगा और फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में फोर्स बढ़ेगी। अभी तो पुलिस को जो इंतजाम किया था कि 15 मिनट में पहुंच जाए, 20 मिनट में पहुंच जाए, लेकिन जब गाड़ियां दुगनी हो जाएंगी तो मैं समझता हूं पुलिस का रिस्पांस सिस्टम जो बनाया था समाजवादियों ने, वो कम समय में मदद के लिए पहुंच जाएगा और जो भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गर्मी का जिक्र कर चुके हैं। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का एफिडेविट देखिए कि उनके ऊपर कितनी धाराएं हैं। बीजेपी ने उन्हें घर भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि उनका दल कौन सा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को मिल रहे समर्थन से उनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं। अब बारी थी योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने बुलंदशहर में मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र किया। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगे में मारे गए सचिन और गौरव नाम के 2 युवकों की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि दंगा करने वालों का लखनऊ में सम्मान हो रहा था। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं।
भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने साफ लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो माफिया बिल से बाहर आ गए हैं, उनके खिलाफ 10 मार्च के बाद एक्शन होगा। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है, तो उनके वे गुंडे फिर से बिल बिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे? 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। उधर यूपी के सत्ता संग्राम में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, सपा और भाजपा पर बारी बारी से हमला किया कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं, तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है, तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। यूपी का सत्ता संग्राम बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। बीजेपी के कई नेता मैदान में कूद पड़े, तो अखिलेश जयंत की जोड़ी भी पीछे नहीं है। उधर बीएसपी के लिए अकेले ही प्रचार में उतरने वाली मायावती ने भी प्रचार का आगाज कर दिया है, और पश्चिम यूपी में असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ कई पार्टियों के समीकरण गड़बड़ाने के संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। यूपी के चुनाव में सीटों पर मचे घमासान में कई सीटों पर चौंकाने वाले फैसले हुए। लखनऊ की सरोजनीगंज सीट पर योगी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। स्वाति का टिकट उनके पति और बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह के साथ टकराव की वजह से कटा। उधर सपा का दामन थामने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी परंपरागत सीट यानी कि पडरौना की बजाय कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर सपा ने लखनऊ उत्तरी से पूजा
पर आ गए। बीजेपी को स्वाति में तेज तर्रार महिला नजर आई तो उन्होंने स्वाति सिंह को टिकट दिया और स्वाति जीत गई। योगी सरकार में मंत्री बन गई। मंत्री बनने के बाद उनके तेवर बदल गए और शिकायतें दिल्ली तक पहुंची। पति पत्नी ने एक दूसरे की बुराई की और स्वाति का टिकट कट गया। दोनों की लड़ाई का फायदा मिला राज राजेश्वर सिंह को। हालांकि स्वाति छात्र राजनीति के समय से एबीवीपी से जुड़ी रही हैं। टिकट कटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन इन आशंकाओं को खारिज करने स्वाति सामने आई। उन्होंने कहा कि वे आजीवन पार्टी में बनी रहेंगी। इस परिवार से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। लेकिन चर्चा एक और सीट की हो रही है और ये सीट है पडरौना की, जहां बीजेपी से बगावत करके सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब सपा ने उनकी सीट बदल दी है। इस बार वे पडरौना की जगह कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के आरपीएन सिंह दांव की वजह से सीट बदलनी पड़ी। पडरौना के राजा के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद स्वामी प्रसाद के लिए ये सीट सुरक्षित नहीं रह गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के भगवा दल में शामिल हो जाने के बाद से ही स्वामी के सीट बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी। असल में स्वामी प्रसाद को पुरानी हार का डर सता रहा है। पडरौना पर पहले भी स्वामी प्रसाद हार चुके हैं। तब स्वामी प्रसाद बीएसपी के कद्दावर नेता थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह से मुकाबले में हार गए थे। स्वामी प्रसाद के मन में परसेप्शन की जंग में कमजोर पड़ने का डर था। विधायक के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी का भी डर था। हालांकि 2012 में वे बसपा प्रत्याशी के रूप में जीत चुके हैं और 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। आरपीएन सिंह पडरौना सीट से 1996, 2002, 2007 में विधायक रह चुके हैं। कुर्मी सैंथवार जाति से आने वाले कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह को राजा साहिब के नाम से पुकारा जाता है। पडरौना में कुर्मी वोटों की संख्या काफी है और अपने इलाके के सजातीय वोटों पर उनकी खासी पकड़ मानी जाती है। अटकलें थीं कि पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को टिकट देकर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा सकती है। चुनाव में प्रत्याशी का चेहरा बहुत मायने रखता है। लखनऊ उत्तरी से सपा ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है उसकी भी खासी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने इसी सीट से अपना प्रत्याशी बना दिया है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए मुकाबला रोचक हो सकता है। पूजा शुक्ला ने साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ विश्वविद्यालय जाते समय काले झंडे दिखाए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 26 दिनों तक पूजा शुक्ला को जेल में रहना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसके बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस आक्रामक प्रचार के साथ मैदान में उतर गई है। उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए, तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू विरोधियों पर तीखे हमले करते नजर आए। इन राज्यों में क्या है चुनावी तस्वीर, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। उत्तराखंड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हमले किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विज्ञापन दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। डबल इंजन की सरकार का इंजन ठप हो गया है। दिल्ली में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिखते हैं। इतना खर्चा होता है इन पर, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, कहते हैं। जब हम घोषणा करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि पैसे कहां से आएंगे। सच्चाई ये है कि पैसे हैं। सच्चाई ये है कि रोजगार के लिए खाली पद हैं। सच्चाई ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये करना चाहती थी तो कर सकती थी। सच्चाई ये है कि आपको डबल इंजन की सरकार का वादा किया,
लेकिन आज स्थिति इन्होंने ये बना दी है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इनका ही इंजन ठप हो गया। प्रियंका गांधी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, पहाड़ पर यह सिलेंडर 2000 का हो जाता है। जब हम कहते हैं कि 500 का सिलेंडर मिलेगा तो आप ताली बजाते हैं। ये नौबत क्यों आई? ये आपका हक है। आज ये परिस्थिति आ गई है कि हम नाच रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर होगा। हम नाच रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, स्टेज पे बैठ के ताली बजा रहे हैं। ये नाच गाने की बात है। क्यों ये परिस्थिति क्यों आई? आपने सिलेंडर को 1000 रुपए बना दिया। पहाड़ी में जब तक सिलेंडर पहुंचता है 2000 रुपए का मिलता है। तो आज हम खुश हो रहे हैं कि चलो हम कह पा रहे हैं कि हम 500 रुपए का करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि ये परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज जो सरकार को आपको देना चाहिए कोई तोहफा नहीं है, आपका हक है। 5 राज्यों में जारी चुनावी बयानबाजी में सबसे ज्यादा तीखे आरोप प्रत्यारोप पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर अक्सर हमला बोलते हैं। अब सिद्धू ने कैप्टन और अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल पर तीखे हमले किए हैं। नवजोत सिद्धू ने लुधियाना के अहमदगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया और दोनों नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले कैप्टन पर सिद्धू ने कहा कि वो डबल इंजन की बात करते हैं, जबकि उनका इंजन तो कब का सीज हो चुका है। कैप्टन के बारे में तल्ख टिप्पणी करते हुए सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस से लात पड़ने के बाद कैप्टन बीजेपी के साथ खड़े हो गए। जिस पार्टी ने 10 साल मुख्यमंत्री बनाया उसके खिलाफ जाते हुए कैप्टन को शर्म नहीं आई। वे निजी कारणों से भाजपा के तलवे चाट रहे हैं। एक इन्हां कोल ना कमानी है ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਚੜਦਾ ਹੁਣ। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार से जुड़े विवादों को उछालकर उन्हें घेरने की कोशिश की। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन ताता थैया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरकंडा ट्रस्ट विवाद में उनके जमाई पर 200 करोड़ रुपए का केस हो गया था। ਐਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਤਾ ਥਈਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਕੰਡਾ ਟਰਸਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਮਾਈ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਈ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੜਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾ ਦੂੰ। ਉਹ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਤਾ, तेरा भाइया जिताऊ। जाहिर है कि चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोपों की धार तेज होगी। पार्टियां और नेता एक दूसरे पर मजबूत हमले करेंगे, लेकिन चुनाव का फैसला जब जनता करेगी तो नेताओं की जुबान को याद रखेगी या वास्तविकता के धरातल पर खुद तय करेगी कि उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।